हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 6 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगर हम गैसेस यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी गैस की बात करें तो हम मेनली दो गैसों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला क्या हो गया ऑक्सीजन और दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लंग्स से सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम सेल से लंग तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, तो मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या होता है ब्लड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को किस मीडियम द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ब्लड इसे किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, तो कह रहे हैं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को दो तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक हमारी आरबीसी हो गई, यानी आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और दूसरा क्या होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा। क्या होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में इसे हम क्या करते हैं घोल देते हैं। तो डिजॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में किया जाता है और एक आरबीसी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये होता है इस दुनिया में ज़्यादा अच्छे लोग हैं या ज़्यादा बुरे लोग हैं। ऑब्वियसली अच्छे लोगों की ना चाहो तो हाथों पे गिन दोगे कि कितने अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए अच्छी जो चीज़ है वो क्या कम है, यानी 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बुरी होती है, तो इसे हम कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है, पहला हम इसे किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा हम इसे करते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कराते हैं, यानी HCO3 माइनस या H2CO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कराते हैं। और तीसरा क्या होगा डिजॉल्व इन प्लाज्मा। क्या होगा डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यानी डिजॉल्व इन प्लाज्मा के थ्रू कराते हैं। ठीक है, अब क्या ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को हमने कैसे ट्रांसपोर्ट किया, आरबीसी और डिजॉल्व इन प्लाज्मा। आरबीसी के थ्रू कितना किया जाता है 97%। ठीक है, 97% ऑक्सीजन को आरबीसी के थ्रू किया जाता है और जो रिमेनिंग 3% होती है उसे डिजॉल्व इन प्लाज्मा के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो आरबीसी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो तुम्हारी कितनी होती है 20 से 25%। ठीक है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे किया जाता है आरबीसी के थ्रू। 70% कैसे की जाती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और नियर अबाउट 7% जो होती है वो कैसे की जाती है डिजॉल्व इन प्लाज्मा के थ्रू की जाती है। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग देखना है कि ऑक्सीजन कैसे हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के ट्रांसपोर्ट को हमें अलग अलग देखना है। ठीक है, तो आइए देखें ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आइए देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है ये मेनली किसके थ्रू किया जाता है, आरबीसी के थ्रू किया जाता है। कह रहा होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी होती है ना, आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग रेड कलर की आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारी क्या होगी आरबीसी हो गई, ये हमारी क्या है आरबीसी। कह रहा आरबीसी के अंदर क्या होगी आयरन कंटेनिंग रेड कलर की क्या होती है प्रोटीन होती है, और ये आयरन कंटेनिंग रेड कलर की जो प्रोटीन है इसी को हम क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है HB से, इसे हमने क्या कहा हीमोग्लोबिन। कह रहा होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ना ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है रिवर्सिबल मैनर में कंबाइंड होता है, और कंबाइंड होकर क्या बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या होता है कंबाइंड होता है, और कैसे कंबाइंड होता है रिवर्सिबल मैनर का मतलब जो दोनों डायरेक्शन में चले। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके क्या करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और फिर ज़रूरत पड़े पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये क्या होगा रिवर्सिबल मैनर में ये क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होता है तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बन गया तुम्हारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं क्या बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हम क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है ये प्राइमरली रिलेटेड होता है किससे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, यानी अगर हमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। अब इस बाइंडिंग को इंटरफेयर कौन कर सकता है, यानी प्रभावित कौन कर सकता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
H प्लस कंसनट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा कर दें, H प्लस कंसनट्रेशन ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर को भी क्या करें ज़्यादा कर दें, तो ये बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, H प्लस कंसनट्रेशन कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि होता क्या है कि जो हमारा एल्यूलाई है, ठीक है, ये क्या हमारी एल्यूलाई है, एल्यूलाई में क्या है तुम्हारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन एल्यूलाई से हमारी कहाँ पे आ गई, ब्लड वेसल के अंदर आती है, और जब ब्लड वेसल के अंदर आती है तो यहीं पे क्या होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई वाली साइड पे होता है। कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई वाली साइड पे होता है। इसका मतलब कि एल्वियोलाई वाली साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता होगा, ज़्यादा होता होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता होगा, H प्लस कंसनट्रेशन कम होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रही है, तुम्हारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है। अब कह रहे हैं कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक सेल है। अभी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी है, ठीक है, ये ब्लड द्वारा कहाँ पे पहुँचेगी, हमारे सेल के पास पहुँचेगी। कहाँ पे पहुँचेगी, सेल के पास। अब कह रहा है जब सेल के पास पहुँचती है ना, तो सेल वाली साइड पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, H प्लस कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर भी क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। और ऑक्सीजन जब यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, सेल में चला जाएगा, और हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, फ्री हो जाता है। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ऐसे समझ लो कि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हाथ होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के पास कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। अब एक हाथ के अंदर वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, दूसरे में एक को पकड़ेगा, तीसरे और चौथे, यानी 4 हाथ है तो वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, 4। यानी कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल की बात करेगा तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, और अगर एटम की बात करेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 2 एटम है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, और अगर एटम के फॉर्म में पूछे तो एक हीमोग्लोबिन 8 ऑक्सीजन एटम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। 8 ऑक्सीजन एटम को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब कह रहे हैं जब यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है सेल के पास, तो कह रहे हैं यहाँ पे 100 ml कितना, 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। कितने ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, 5 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवर करता है, ओके। अब कह रहा होता है कि ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है, जब ये सेचुरेट हो जाता है, ठीक है, यानी ये जब हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग है, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये मैक्सिमम जितने मॉलिक्यूल को बाइंड करना है उतने को अगर बाइंड कर लेगा तो ये ग्राफ हमें क्या होगा, इस तरीके के एस शेप मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड। कैसा होता है ये, सिग्मॉइड। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है, जिसे क्या आ जाता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ओके। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई वाली साइड पे होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ पे होता है, टिश्यू वाली साइड पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, 3 तरीके से। पहला क्या होता है, आरबीसी के थ्रू, कितना, 20 से 25%। उसके बाद क्या था, बाइकार्बोनेट से लगभग 70%, और जो बचा हुआ 7% होता है उसे हम कैसे कर सकते हैं, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। कह रहा होता क्या है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, बाइंड होता है रिवर्सिबल मैनर में, और क्या बना लेता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, क्या बनाएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब होता क्या है, कह रहा है कि ये जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है, ये प्राइमरली रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये काम तुम्हारा कहाँ पे होगा,
टिश्यू वाली साइड पे होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? टिश्यू वाली साइड पे होगा, क्योंकि मान लो ये हमारे क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। ये क्या है? एल्वियोलाई है। यहाँ से क्या है? ब्लड वेसल आई, ठीक है। ये ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल हमारी कहाँ गई? सेल के पास गई। ये कहाँ पे गई? सेल के पास। और सेल के अंदर क्या होती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होगी, और कंबाइंड होकर क्या करेगी? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगी। तो करें इस बाइंडिंग को अफेक्ट कौन कर सकता है? इस बाइंडिंग को अफेक्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का हम पार्शियल प्रेशर क्या करें, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो ये बाइंडिंग क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी, यानी ये बाइंडिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो कह रहा होता क्या है कि जब हम टिश्यू वाली साइड पे पहुँचते, सॉरी, जब हम एल्यूलाई वाली साइड पे पहुँचते हैं, तो एल्यूलाई वाली साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो बनाता है, ये फिर से हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ पे चली जाती है? लंग्स के पास चली जाती है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है? ये तो क्या हो गया? आरबीसी के थ्रू हो गया। अगर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बात करें कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, तो होता क्या है कि जो हमारी सेल होती है, ठीक है, ये जो हमारी सेल होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के कहाँ पे आएगी? ब्लड के अंदर आएगी। कहाँ पे आ जाएगी? ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? तुम्हारा वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, और यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आई है। तो ब्लड के अंदर जब ये आती है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या करेगी? बाइकार्बोनेट बना लेगी, ठीक है। H2CO3 बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेती है। अब जब ये तुम्हारी कहाँ पे पहुँचती है? लंग्स के पास पहुँचती है। तो लंग्स के पास क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन का क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट बना होता है, ये बाइकार्बोनेट क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। यानी देखिए एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी गई है कि H2O प्लस CO2, ठीक है, H2O प्लस CO2, ये तुम्हारा क्या बना? H2CO3, क्या बना? H2CO3, और ये तुम्हारा गया HCO3 माइनस और H प्लस में, ठीक है। यानी टिश्यू वाली साइड पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो होता है, ये वाटर के साथ कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर क्या करेगा? बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट। और फिर जब एल्यूलाई वाली साइड पे आते हैं, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। तो ये फिर से क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चला जाएगा? एल्यूलाई में। और इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम पाया कहाँ पे जाता है? तो कह रहा है ये एंजाइम दो जगह पाया जाता है। एक ये एंजाइम आरबीसी में पाया जाता है, और दूसरा कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन आरबीसी के अंदर इसका अमाउंट क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्या होती है? लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। जबकि प्लाज्मा में क्या होती है? ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। क्या कैसे पाया जाता है? स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। अब कह रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा कहाँ पे पहुँच रहा है? लंग्स के पास पहुँच रहा है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेगा? तो अगर 100 ml, ठीक है, अगर हम 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जा रहे हैं, तो लंग्स को ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेंगे। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करिए, नीट क्वेश्चन, ठीक है, ये चैनल है, वहाँ पे आप इसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे डेली का डेली क्वेश्चन हम डाल देते हैं, आप वहाँ से इसे कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नीट का रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है, और आपके आसपास भी बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। आप किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछ लीजिएगा कि पढ़ने का पैटर्न क्या है, तो आपको एक ही बात कहेगा कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़ना। क्योंकि पहले जब AIPMT होते थे तब 2-4-10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे, लेकिन पिछले आप 3 से 4 साल का अगर पेपर उठा के एनालाइज करें तो डिक्टो एनसीईआरटी है। यहाँ एनसीईआरटी से लाइन उठाई जाती है, वहाँ पे रख दी जाती है। तो एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तो मैं एनसीईआरटी से बाहर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं डिक्टो एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर आपसे कोई कहे कि नहीं एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ लो, ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए, तो हम एक क्वेश्चन के लिए अपने 89 क्वेश्चन को क्यों ख़राब करें। पहले हम 89 क्वेश्चन को पकड़ें, ठीक है, जो एनसीईआरटी से है। अगर एक क्वेश्चन मान लो अगर बाहर से आ भी गया तो 89 तो पहले हो जाएं, फिर उस एक क्वेश्चन को भी देख लिया जाएगा। तो आप एनसीईआरटी को कतई मत छोड़िएगा, सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी आप लोग करते रहिए। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर दिया करें, ठीक है, बाकी हम उसे देख लिया करेंगे। ओके, बाय।